नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। खबरों में सबसे पहले महाराष्ट्र के अकोला में भले ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया हो, लेकिन मुफ्ती हारून और ओवैसी के बीच छिड़ी जुबानी जंग नहीं थमी है। मुफ्ती हारून का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ओवैसी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर एक नई बहस छिड़ गई है। देखिए कैसे मुफ्ती हारून ने ओवैसी की भयंकर बेइज्जती की है। बहुत बुरा बुरा बोले तो मुफ्ती साहब जवाब देने आए। नहीं, अल्लाह की कसम, मैं असद भाई की बहुत इज्जत करता हूँ। बड़े क्या आदमी है, बैरिस्टर है, लेकिन अब क्या करना है वही बावले चाले कर रहे। अच्छा, वो बैरिस्टर है कि नहीं? अरे बोलो ना यार। अच्छा, कल क्या बोल रहे हैं? मुफ्ती हारून, मिस्टर हारून, मेरे मुंह को कोई नहीं लगता, मैं बहुत बड़ा छिछोरा हूँ। खुद ही बोल रहा था। अगर मैं बोलता तो एमआईएम के भक्तों को बुरी लग जाती। असद अवैसी ने खुद बोले, मुफ्ती हारून, मैं बहुत बड़ा छिछोरा हूँ। समझा? ये कितने बड़े छिछोरे आपको मालूम है? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। इन्होंने जिन उलमा के लिए काबा खोला जाता उनको भी नहीं छोड़े नहीं। मौलाना महमूद मदनी को भी इन्होंने बेइज्जत किया। मौलाना महमूद मदनी का कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही समझा रहे थे, असद भाई पतंग मत उड़ाओ, बीजेपी का फायदा हो रहा। इनको जो भी समझा। अब अकोला में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, मैं भारत की लैला हूं, सब मुझे प्यार करते हैं और मेरी आलोचना करते हैं। कांग्रेस मेरे चक्कर में ना पड़े, मैं बहुत छिचोरा आदमी हूं। अब ओवैसी ने मौलाना हारून को निशाने पर लेते हुए ये कहा कि मौलाना, तुम और मैं तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन पतंग खत्म नहीं होगी। अकोला में एआईएमआईएम के 32 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा में हैं। अकोट नगर पालिका के एआईएमआईएम पार्षद भी इस सभा में मौजूद थे। वहीं कांग्रेस ने भी अकोला में पूरी ताकत लगा रखी है। यानी अकोला की जो लड़ाई है वो ओवैसी वर्सेस हारून यूसुफ के बीच मानी जा रही है। यानी मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम की ये लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। अब देखना यह होगा कि जब 16 जनवरी को नतीजे आएंगे तो अकोला के नतीजे किस पे ज्यादा असर डालते हैं। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी के 227 वार्ड सहित पुणे नागपुर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। चुनाव आयोग और पुलिस सुरक्षा अधिकारी अलर्ट पर। बीएमसी चुनाव में उद्धव की साख दांव पर। वोटिंग से पहले मौलाना लुकमान नदवी ने उठाया बड़ा सवाल। बोले, उद्धव राज गठबंधन के बाद मुसलमानों को मेयर या उप मेयर की कुर्सी मिलेगी। डिप्टी सीएम अजित पवार के करीब पर पुणे क्राइम ब्रांच का छापा। डिजाइन बॉक्स से ऑनर एनसीपी के हैं राजनीतिक सलाहकार। फ्रेंडली फाइट से माहौल टाइट। कल्याण डोंबिवली में हिंसा के बाद बवाल। बीजेपी का शिंदे सेना के खिलाफ मूक मोर्चा। महानगर पालिका चुनाव में वोटिंग से पहले मनसे चीफ को बड़ा झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका कर दी खारिज। खबरों में सबसे पहले बात मतदान की। बीएमसी चुनावों के लिए आज वोटिंग जारी है। मुंबई में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि वोटिंग का कुल समय 1 घंटा कम होने की वजह से मुंबई के कई पोलिंग स्टेशंस पर भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। मुंबई नगर निगम में वोटिंग के लिए सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक का समय दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मुंबई समेत कुल 29 नगर पालिकाओं में वोटिंग के लिए यही वक्त है। मुंबई नगर निगम कमिश्नर भूषण गगरानी और चुनाव अधिकारियों ने यह साफ किया है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में वोटिंग का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक था। बीएमसी चुनाव में मतदान और मतगणना के दिन मुंबई में सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात रहेगा, जिसमें 25,000 पुलिसकर्मियों समेत बड़ी संख्या में सीनियर अधिकारी भी शामिल रहेंगे। 10 एडिशनल पुलिस कमिश्नर और 33 डीसीपी भी तैनात किए गए। इसके अलावा 84 एसीपी और 3,000 से ज्यादा दूसरे पुलिस अधिकारी इन चुनावों में ड्यूटी दे रहे हैं। मुंबई नगर निगम ने नगर निगम हेडक्वार्टर में भी चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। राज्य चुनाव आयोग की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चुनावी प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। पोलिंग स्टेशनों पर बेसिक सुविधाएं, वोटर्स के लिए जरूरी सुविधाएं, दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन्स के लिए खास इंतजामात, पीने के पानी, सफाई के साथ साथ रैंप और गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किया जा रहा है। यानी बीएमसी में इस बार उद्धव ठाकरे की साख तो दांव पर लगी है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं, ऐसे में बोगस वोटर्स को लेकर भी किस तरह के
गाइडलाइंस जो दी गई है उसको फॉलो किया जाता है या नहीं। और खबरों में अब बात उद्धव की मुश्किलों की। शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस गठबंधन से मुस्लिम समुदाय में चिंता बढ़ गई है। मुंबई के प्रमुख इस्लामिक चेहरों में से एक मौलाना लुकमान नदवी ने इस गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे को बार बार समर्थन दिया, लेकिन क्या वो अब वादे निभाएंगे? मौलाना लुकमान नदवी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो 3 सांसद जीत कर आए थे वो मुस्लिम वोटों की वजह से। वहीं विधानसभा चुनावों में भी मुसलमानों ने जमकर उद्धव ठाकरे को वोट दिए, जिससे उनके 3 सांसद लोकसभा चुनावों में जीते तो विधानसभा चुनावों में 10 से 12 सीटें जो हैं वो इंडी गठबंधन को मिली। अब बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से गठबंधन कर लिया है। मौलाना ने आगे कहा, राज ठाकरे हमेशा से कम्युनल रहे हैं। उन्होंने पहले मस्जिदों से मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाया। अब उनके साथ आने से मुसलमानों में डर है कि क्या उद्धव ठाकरे अब भी सेकुलर रहेंगे, क्या वो मुसलमानों की वोट लेकर दोस्ती का वादा निभाएंगे। मौलाना ने याद दिलाया कि मुसलमान लंबे समय से बाला साहब ठाकरे और शिवसेना को वोट देते आए हैं। इसी वजह से 30 साल तक मुंबई कॉरपोरेशन में उनकी सरकार रहे। अब सवाल है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है और मेयर उनका बनता है तो क्या मुसलमान का नाम मेयर के लिए सुझाया जाएगा? क्या मुसलमान को मेयर या कम से कम उप मेयर बनाया जाएगा? अब मौलाना लुकमान नदवी ने साफ कहा है कि मुसलमानों की मांग है कि मेयर का पद मुसलमानों को दिया जाए। अगर उद्धव ठाकरे ऐसा करते हैं तो मुसलमान एहसान शिनास रहेंगे, वो ना तो नाशुक्रा होंगे और ना ही एहसान फरामोश। लेकिन अगर वादे नहीं निभाए गए तो लोग एहसान फरामोशी की उम्मीद करेंगे। ये बयान बीएमसी चुनावों से ठीक पहले आया। मुंबई में 227 वोटों पर आज वोटिंग हो रही है। उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन मराठी अस्मिता और मुंबई की रक्षा का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय राजनीतिक बदले की उम्मीद कर रहा है। यानी सीधे सीधे ये मांग कर दी गई है, वो भी जस्ट वोटिंग से पहले, कि या तो मेयर का पद के लिए मुसलमान का क्या नाम आगे बढ़ाया जाएगा या फिर कम से कम डिप्टी मेयर में तो किसी मुस्लिम का नाम आगे बढ़ाया जाए। और ये एक तरह से दबाव की राजनीति अब मुसलमानों की तरफ से की जा रही है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। अजीत पवार की करीबी पर पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है। ये कंपनी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के राजनीतिक सलाहकार नरेश अरोड़ा से जुड़ी है। इस कार्रवाई से राजनीतिक हलचल तेज है। अजीत पवार ने पुणे नगर निगम चुनावों में बीजेपी से अलग वो चुनाव लड़ रही है और अजीत पवार ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार ने इस पर कहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट करना चाहती है कि इस पूरे मामले में पार्टी नरेश अरोड़ा और उनकी संस्था डिजाइन बॉक्स के साथ मजबूती से खड़ी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कानून का सम्मान करती है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग करने में विश्वास रखती है। इस मामले में भी संबंधित एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया गया है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा है कि नरेश अरोड़ा और उनकी संस्था डिजाइन बॉक्स के पुणे कार्यालय से संबंध जो जरूरी अटकलें हैं वो जबरदस्ती फैलाई जा रही हैं। सच्चाई ये है कि एजेंसियों ने एक नियमित प्रक्रिया के तहत जानकारी जुटाई थी और इसमें पूरा सहयोग भी दिया गया। इस प्रक्रिया में कोई भी आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है, लेकिन इस छापे के बाद राजनीतिक हलकों में जरूर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। अजीत पवार पुणे में बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं और इसे उससे जोड़कर देखा जा रहा है। यानी महायुति में ही जिस तरह से अजीत पवार ने अलग स्टैंड लिया है और अब इनकम टैक्स या क्राइम ब्रांच के जो छापे पड़ रहे हैं उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अजीत पवार ने इस पूरी कार्रवाई को एक कानूनी प्रक्रिया का नाम दिया है, जबकि विरोधी इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। खबरों में अब बात बीजेपी के मूक मार्च की। इधर ठाणे की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन डोंबिवली ईस्ट के वार्ड नंबर 29 में आपसी तालमेल नहीं बैठने की वजह से दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। महायुति की तरफ से वार्ड नंबर 29 में फ्रेंडली फाइट इसका नाम दिया गया, लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से कार्यकर्ता आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके हैं, जिसकी वजह से माहौल काफी टाइट है। बीजेपी उम्मीदवार पर पहले वोटरों को पैसे बांटने का आरोप लगा था और यह मामला इतना ज्यादा गर्मा गया था कि दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। इस बीच उम्मीदवार के पति पर भी जानलेवा हमला हो गया है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष नंदू परब के नेतृत्व में मूक मार्च निकाला गया। डोंबिवली के तुकाराम नगर और सुली नगर इलाकों में दोनों दलों के बीच शुरू झगड़े का असर
कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव पर पड़ने की बात कही जा रही है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव के वार्ड नंबर 29 से बीजेपी की आर्या नाटेकर के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट की रंजना पाटिल मैदान में है। पिछले दिनों इस वार्ड में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार नितिन पाटिल और रवि पाटिल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उम्मीदवार के प्रचारकों ने वार्ड में प्रचार के पर्चे के साथ पैसे भी बांटे थे, जिसके बाद एक दूसरे के खिलाफ कार्यकर्ता मैदान पर उतर गए थे और जमकर मार दी। खबरों के आखिर में बात राज ठाकरे को लगे झटके की। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में आज मतदान हो रहा है और इससे एक दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से राज ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों के खिलाफ दाखिल मनसे की याचिका को अदालत ने नामंजूर कर दिया है। ये याचिका मनसे नेता अविनाश जाधव की तरफ से दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कई उम्मीदवारों ने पैसे और सत्ता के प्रभाव के चलते बिना मुकाबला जीते ही चुनाव जीत लिया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य तक नहीं माना और इसे खारिज कर दिया। मनसे ने अपनी याचिका में यह बताया था कि महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनावों में करीब 67 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। पार्टी का दावा है कि इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार सत्ताधारी दल से जुड़े हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। एमएनएस ने हाईकोर्ट में मांग की थी कि इन निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों के मामलों की जांच की जाए और इसके लिए एक रिटायर जज के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाए। हालांकि अदालत ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया। साथ ही ये भी अनुरोध किया गया था कि जांच पूरी होने तक इन उम्मीदवारों को विजेता घोषित ना किया जाए। अदालत ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया, जिससे मतदान से ठीक पहले मनसे चीफ राज ठाकरे को कानूनी तौर पर बड़ा झटका लगा है और कानूनी मोर्चे पर भी राज ठाकरे एक बड़ी लड़ाई हार गए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।